नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन कुमार। आप लोगों का ट्रस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन सुन लीजिए, ये आपके काम आएंगी। ये वीडियो एक लेक्चर है, तो इसके हो सके तो नोट्स बनाइएगा। ये यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बनाया जा रहा है, इसीलिए थोड़ा ये डीप में जाके हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। अगर आप पैसिवली वीडियो को सुनेंगे तो वो एक तरह से आपका टाइम वेस्ट है, इसीलिए कोशिश कीजिए कि नोट्स भी साथ साथ बनाते चलें। ये वीडियो है रामसर कन्वेंशन के ऊपर। सबसे पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स समझते हैं विद रिस्पेक्ट टू द रामसर। देखिए, रामसर का ऑफिशियल नेम है कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, स्पेशली एज वाटर फाउल हैबिटेट। अब ये वाटर फाउल क्या होता है? वाटर फाउल वो बर्ड्स होते हैं जिनका प्राइमरी हैबिटेट वेटलैंड होता है, जैसे डक्स हो गई, गीस हैं, स्वान्स हैं, फ्लेमिंगो, पैलिकन, कोरमोरेंट, हिरॉन, इग्रिट, स्ट्रोक, क्रेन्स। ये सारे ऐसे बर्ड्स हैं जिनको वेटलैंड की जरूरत होती है अपना घर बनाने के लिए। अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ल्ड की सबसे पहली ऐसी कौन सी कन्वेंशन थी जिसने नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करने की कोशिश की, तो आप जवाब देंगे रामसर कन्वेंशन, क्योंकि इसने वेटलैंड को बचाने की कोशिश की थी। रामसर कन्वेंशन 1971 में साइन हुई और ये फोर्स में आई 1975 में। रामसर कन्वेंशन ईरान के नॉर्दर्न टाउन रामसर में साइन की गई थी, which is located at southern tip of the Caspian Sea। शुरू में रामसर कन्वेंशन का गोल था कि उन वेटलैंड्स को बचाना है जहां पे वाटर फाउल या पानी में रहने वाले जो बर्ड्स होते हैं उनका हैबिटेट है। मगर धीरे धीरे करके इस रामसर कन्वेंशन का जो स्कोप था वो बढ़ने लगा और नए पर्पस इसके अंदर ऐड होने लगे, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, फ्लड कंट्रोल, लाइवलीहुड प्रोटेक्शन, सस्टेनेबल फिशरीज को प्रमोट करना, क्लाइमेट रेगुलेशन, वाटर सिक्योरिटी या फिर कार्बन स्टोरेज। रामसर कन्वेंशन साइन ईरान में हुई थी, मगर इसको गवर्न करने वाला जो ऑफिस है, जो सेक्रेटेरिएट है, वो ग्लैंड में है। ग्लैंड इज इन स्विट्जरलैंड, आप लोग जानते होंगे। रामसर कन्वेंशन का सेक्रेटेरिएट बेसिकली एक फ्लोर पे है आईयूसीएन के हेडक्वार्टर के अंदर। आईयूसीएन बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। उसी में एक फ्लोर के ऊपर रामसर कन्वेंशन का भी ऑफिस है, सेक्रेटेरिएट है। अगर आपने सारी बातें मेरी सुनी अभी तक, तो चलिए अब आपका टेस्ट लेके देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू रामसर कन्वेंशन। आपको जवाब देना है, ध्यान से इन स्टेटमेंट्स को सुनिएगा। नंबर 1, it was world's first treaty on climate change signed in 1971. Statement number 2, International Union for Conservation of Nature is the governing organization of Ramsar Convention. One of the purpose, the third statement, one of the purpose of Ramsar Convention is to promote water security. Options आपके सामने हैं, सही जवाब दीजिए। अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी तो आप जवाब जानते हैं, जवाब है सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए, पहला स्टेटमेंट अपने आप ही गलत हो जाता है। रामसर कन्वेंशन फर्स्ट मॉडर्न ट्रीटी थी ऑन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, नॉट ऑन द क्लाइमेट चेंज, पहली चीज। सेकंड, मैंने आपको बताया कि रामसर कन्वेंशन का ऑफिस आईयूसीएन के हेडक्वार्टर के अंदर है, मगर आईयूसीएन रामसर कन्वेंशन को गवर्न नहीं करता। इट इज नॉट गवर्निंग द रामसर कन्वेंशन। ये कुछ डेटा, कुछ डिपॉजिटरीज को अपने पास में रखता है, मगर गवर्न नहीं करता। अब हम आगे चलते हैं। जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रामसर को लेके हैं, उसके अनुसार हम इस वीडियो को कवर करेंगे। पहली चीज, कंटेक्स्ट में क्या चल रहा था रामसर के। सो देखिए, 1960s तक एक जो ओवरऑल माइंडसेट था लोगों का, यूरोप में खासकर, वो ये था कि ये जितने भी वेटलैंड होते हैं, ये सारे के सारे बेकार की जगहें हैं, ये वेस्ट लैंड है एक तरह से, चाहे वो मार्शी लैंड हो, पीट लैंड हो, और इनको रिक्लेम कर लेना चाहिए। ये चीज आज के डेट में हम अपने पब्लिक पार्क्स के साथ, जंगल्स के साथ में भी कर रहे हैं, और उस जमाने में यूरोप ने किया था ना। इस मिथ के कारण लार्ज स्केल पे वेटलैंड्स को रिक्लेम करने की कोशिश की गई, वहां रोड्स बना दी गई, सिटीज डेवलप की गई, बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी गई। नतीजा क्या निकल के आया? नतीजा ये निकला कि वाटर फाउल्स की जो ओवरऑल पॉपुलेशन थी वो सडनली कम होने लग गई। फ्लैमिंगोज दिखने बंद हो गए, क्रेन्स का आना बंद हो गया, धीरे धीरे करके जो इंपॉर्टेंट स्वान्स थे वो दिखने बंद हो गए। एक ब्लैक स्वान होता है, बहुत सुंदर होता है देखने के अंदर, वो नहीं दिखता था।
या किसी इलाके से अगर कोई बर्ड या एनिमल के पूरी तरह से गायब होने का मतलब अच्छा नहीं निकल के आता। अब आप ये समझ लीजिएगा कि ओवर द पीरियड कुछ ऐसी स्पीशीज बढ़ने लगेंगी, जैसे सांप बढ़ने लगेंगे, पर्टिकुलर वीड का बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो इस या एल्गल ब्लूम आने लग जाएगा। तो ये सारी की सारी जो मुश्किलें होती हैं वो किसी एक पर्टिकुलर जानवर के गायब हो जाने की वजह से होती है, इसलिए पूरा इकोसिस्टम प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है। 1960s में ये बात डॉक्टर ल्यूक हॉफमैन हुआ करते थे, जो एक ऑर्निथोलॉजिस्ट प्राइमरली थे मगर बाद में कंजर्वेशनिस्ट भी बन गए थे। इनको ये बात समझ आए तो इन वाटर फाउल्स की पॉपुलेशन को बचाने के लिए डॉक्टर ल्यूक हॉफमैन ने एक प्रोजेक्ट चालू किया। इस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट मार। मार बोले तो मार्शी एरिया, राइट ना। ये एक इंपॉर्टेंट वेटलैंड को बचाने की मुहिम थी, स्पेशली वेटलैंड्स में रहने वाले बर्ड्स को बचाने की। 1960 से 70s के बीच में इस प्रोजेक्ट मार के साथ कई एक्सपर्ट्स धीरे धीरे जुड़ने लगे, एनजीओज आने लगे, ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ने लगी बड़ी बड़ी। ये ऑर्गेनाइजेशंस में शामिल थी IUCN या फिर ICBP। आईसीबीपी को कहा जाता है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बर्ड प्रोटेक्शन। धीरे धीरे करके इसके बाद कुछ यूरोपियन कंट्रीज और उनकी गवर्नमेंट्स ने भी इसके अंदर पार्ट लेना शुरू कर दिया, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट थी वो थी गवर्नमेंट ऑफ नीदरलैंड। उसने एक लीडिंग रोल प्ले किया था इस प्रोजेक्ट मार को कन्वेंशन तक पहुंचाने के लिए। इस दौरान ईरान में एक इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटलिस्ट हुआ करते थे, इन शख्स का नाम था इस्कंदर फिरोज। इस्कंदर फिरोज ये जनाब ईरान की एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री के पार्ट हुआ करते थे। इस्कंदर फिरोज की एफर्ट्स के कारण प्रोजेक्ट मार के एक लार्ज स्केल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लेवल पे डिस्कस किया जाने का जो काम था वो पूरा हुआ। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 30 जैन से लेके 3 फरवरी 1971 तक चली थी रामसर के अंदर। और इस कॉन्फ्रेंस में एक ट्रीटी का जन्म हुआ जिसको आज आप जानते हैं रामसर कन्वेंशन। इस कॉन्फ्रेंस में यूरोपियन देशों के साथ साथ इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था, पर एक चीज याद रखिएगा, इंडिया ने इस ट्रीटी को 1971 के अंदर रेटिफाई नहीं किया था। इंडिया 1982 में रामसर को ऑफिशियली रेटिफाई करती है, जिसके बाद वो रामसर का पार्ट बनती है। रामसर की जो पहली कुछ साइट्स थी जो इंडिया की तरफ से प्रपोज की गई थी वो थी चिलिका लेक और राजस्थान का कियोला देव नेशनल पार्क। सो चिलिका लेक एंड कियोला देव नेशनल पार्क इंडिया के पहले 2 रामसर साइट बनी। दिसंबर 2025 तक रामसर कन्वेंशन को साइन करने वाली ऑलमोस्ट 172 कंट्रीज टोटल हो चुकी हैं। अब एक एमसीक्यू हो जाए। एज पर द कन्वेंशन, एज पर द रामसर कन्वेंशन, द डेफिनेशन ऑफ वेटलैंड मे इंक्लूड नंबर 1 मार्श, नंबर 2 फेन, थर्ड इज अ टेम्पररी वाटर बॉडी, अ सैंड बीच, एन आइलैंड सराउंडेड बाय मरीन वाटर। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इसका आंसर आप लोग अभी नहीं दे पाएंगे मगर थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा मैं आप आगे क्या बताने जा रहा हूं। सबसे पहले ये याद रखिएगा कि रामसर कन्वेंशन शुरू में वाटर बर्ड्स को फोकस कर रही थी, बट ओवर द पीरियड उसने फ्लोरा एंड फौना, हर वो जीव, हर वो प्लांट या एनिमल जो वेटलैंड पे डिपेंड करता है, उसको बचाने के लिए भी रामसर कन्वेंशन ने अपना स्कोप ओपन किया। अब रामसर कन्वेंशन के हिसाब से वेटलैंड की डेफिनेशन में सबसे पहले आ जाता है वो एरियाज जो वाटर फाउल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो अपने आप आ जाते हैं। इसमें शामिल है मार्श, फेन। फेन एक तरीके का तालाब होता है जहां ग्राउंड वाटर जमा हो जाता है, और ये जो ग्राउंड वाटर होता है इसमें बहुत मिनरल्स, ये मिनरल रिच ग्राउंड वाटर होता है। इसके अलावा पीटलैंड या कोई भी ऐसी वाटर की बॉडी, चाहे नेचुरली बनी हो, आर्टिफिशियली बनी हो, चाहे उसमें स्टैटिक वाटर हो या फ्लोइंग वाटर हो, जैसे कि कोई रिवर का इलाका हो गया, एक रामसर साइट बन सकती है। आफ्टर दैट कोई भी ऐसी वाटर बॉडी जो कि फ्रेश वाटर रखती है, ब्रैकिश वाटर है उसमें या सॉल्टी वाटर है उसके अंदर, ब्रैकिश मतलब थोड़ा नमकीन, जैसे चिलिका ब्रैकिश वाटर है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जहां पे ज्यादातर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है वो है मरीन एरियाज का, समुद्री इलाके। रामसर कन्वेंशन ये कहती है कि कोई भी ऐसा मरीन इलाका जिसकी डेप्थ मैक्सिमम 6 मीटर तक है, 6 मीटर तक डेप्थ है, कहां से कैलकुलेट करेंगे? हम करेंगे लो टाइड मार्क से कैलकुलेशन इस 6 मीटर डेप्थ की, उसको भी रामसर साइट बनाया जा सकता है। इसके लिए कोई भी आइलैंड हो, कोस्टल जोन हो या उसके आसपास का एरिया हो, ये सब के सब रामसर साइट के अंदर घोषित किए जा सकते हैं, डिक्लेयर किए जा सकते हैं। एक थंब रूल याद रखिएगा, कोई भी वाटर बॉडी, रिवर, लेक या सी या उसके आसपास का इलाका रामसर साइट
डिक्लेयर किया जा सकता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रामसर कन्वेंशन को फॉलो करने वाली या रेटिफाई करने वाली कंट्रीज को क्या क्या करना पड़ता है। देखिए, जब भी कोई कंट्री रामसर कन्वेंशन को रेटिफाई करती है तो सबसे पहली बात, उसे एक साइट, एटलीस्ट एक साइट रामसर लिस्ट में शामिल करने के लिए प्रपोज करनी होती है। तो ये याद रखिएगा कि किसी भी एरिया का सिलेक्शन और उसको रामसर साइट डिक्लेयर करना, ये जिम्मेदारी एक्चुअली कंट्री खुद की होती है। इसमें रामसर सेक्रेटरीट कुछ नहीं करता। कंट्री के पास ये पूरा राइट है कि वो किसी भी रामसर साइट के एरिया को या तो बढ़ा दे या उसे कम कर दे, या ऐसा भी चाहे कंट्री को अगर जरूरत है तो रामसर साइट के स्टेटस को पूरी तरह वो खत्म भी कर सकती है अगर कोई अर्जेंट नेशनल इंटरेस्ट है तो। इसके बाद रामसर कन्वेंशन किसी भी रामसर साइट को नो यूज जोन अनाउंस नहीं करता। वो कहता है कि जो भी रामसर साइट है उसका वाइज यूज करना चाहिए। मतलब कहने का क्या है कि अगर कोई रामसर साइट है जो कि वेटलैंड, ऑब्वियसली वेटलैंड होगा, वो वहां पे उसके आसपास वेटलैंड होगा, तो उसको सस्टेनेबली आपको यूज करना है। वहां पे आप टूरिज्म एक्टिविटीज को प्रमोट कर सकते हैं। आप चाहें तो वहां पे इकोसिस्टम, बस इकोसिस्टम डिस्टर्ब ना हो, आप टूरिज्म प्रमोट कीजिए, आप वहां के पानी का इस्तेमाल कीजिए, जो भी करना है वाइजली यूज करना है ना। रामसर साइट को अनाउंस करने का क्राइटेरिया क्या है। जैसे इंडिया को अगर एक साइट मिली है जो कि रामसर साइट बनाई जा सकती है, तो किस क्राइटेरिया पे उसे बनाया जाएगा। पहली बात, सिंपल स्ट्रेट फॉर्मूला है, वहां पे हैबिटेट होना चाहिए वाटरफाउल का। अगर ऐसा है, इंपॉर्टेंट वाटरफाउल का हैबिटेट है वो एरिया, तो सिंपल सी बात है कि उसको आप वेटलैंड घोषित कर सकते हैं अंडर रामसर कन्वेंशन, राइट, या रामसर साइट इसे घोषित कर सकते हैं। इसके अलावा दैट साइट शुड बी इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक फील्ड्स। जैसे पहली फील्ड कौन सी हो गई, इकोलॉजी, दूसरी हो गई बॉटनी, तीसरी हो गई जूलॉजी, लिम्नोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ इनलैंड एक्वेटिक इकोसिस्टम इंक्लूडिंग लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स या ग्राउंड वाटर। लास्ट है हाइड्रोलॉजी। इन सारी चीजों से अगर कोई एरिया इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट है तो वो एरिया रामसर साइट कहलाया जा सकता है। इसके बाद कंट्री को क्या करना है, कंट्री को उस साइट को प्रोटेक्ट करने के लिए द कंट्री शुड हैव अ प्लान, एक कंजर्वेशन प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी साइट को रामसर साइट डिक्लेयर करा दिया और वो जगह एज इट इज पड़ी हुई है, वहां धीरे धीरे करके पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज ज्यादा बढ़ने लग गई, जिसकी वजह से धीरे धीरे वहां की इकोलॉजी डिस्टर्ब होने लगी है। सो एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू ऑन द कंटिन्यूअस बेसिस हैज टू गेट इन्वॉल्व इन द प्रोटेक्शन और द कंजर्वेशन ऑफ द इकोलॉजी ऑफ अ वेटलैंड। इसके लिए गवर्नमेंट उस एरिया को चाहे तो नेशनल पार्क या कोई प्रोटेक्टेड एरिया भी अनाउंस कर सकती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कियोला देव नेशनल पार्क का। कियोला देव नेशनल पार्क ये बेसिकली बहुत सारे वेटलैंड और मार्शी एरिया से मिलके बना था, जहां पे स्वान, क्रेन्स, डक्स अपना हैबिटेट बना के रहती थी। सो उस पूरे इलाके को नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। रामसर कन्वेंशन किसी भी मेंबर कंट्री पे कोई पेनल्टी नहीं लगाता। ये एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर कोई मेंबर कंट्री रामसर साइट्स का ध्यान नहीं रख पा रही या उसको ठीक तरीके से मेंटेन नहीं कर पा रही, तो या तो इंटरनेशनल प्रेशर का इस्तेमाल किया जाएगा या फिर एडवाइजरी घोषित की जाएगी। कई बार कुछ एक्सपर्ट्स भी भेजे जाते हैं किसी ऐसे जोन में जो कि इस समय पे खराब स्थिति में है, रामसर साइट है, और ये जो एक्सपर्ट ग्रुप होते हैं इनको अक्सर रामसर एडवाइजरी मिशन कहा जाता है। RAM, राम बोला जाता है। राम आते हैं यहाँ पे और सिखाते हैं कि कैसे इस एरिया को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। और अगर सिचुएशन और खराब हो जाए तो उस रामसर साइट को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी डाला जाता है। अब ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है एक बार। बेसिकली इट इज अ लिस्ट ऑफ दोज रामसर साइट्स वेयर इकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ दैट प्लेस इज ईदर चेंजिंग और हैज ऑलरेडी चेंज्ड ड्यू टू व्हाट, किसके कारण, ह्यूमन पॉल्यूशन, वाटर डाइवर्जन, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, इन्वेजिव स्पीशीज के आ जाने की वजह से। कई ऐसी खतरनाक इन्वेजिव स्पीशीज होती हैं जो कि इलाके को कुछ ही महीनों में खत्म कर देते हैं। वाटर हाइसिंथ का आपने नाम सुना होगा। वाटर हाइसिंथ जिसको
टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। ये एक ऐसी वीड होती है जो पानी की सतह पे फैल जाती है और जो नीचे वाले उसके जीव जंतु होते हैं उस पानी के अंदर वो सब मर जाते हैं। नाउ एक और चीज, द लिस्ट इज, नाउ मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड इज अ काइंड ऑफ लिस्ट, बट दिस लिस्ट इज नॉट टू पनिश द कंट्री, बट इट इज एन अर्ली वार्निंग सिस्टम दैट द रामसर साइट, if it is in this list, needs higher efforts, it needs higher national and international cooperation so that उस जोन को बचाया जा सके। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उस कंट्री के ऊपर कोई पेनल्टी लगाएंगे या बॉम्ब गिरा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। इंडिया में इस वक्त केओलादेव नेशनल पार्क और लोकटक लेक, ये दो जगहें हैं जो कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर अभी भी शामिल हैं। लोकटक लेक के बारे में आप जानते होंगे, मणिपुर में है। इसमें फ्लोटिंग आइलैंड्स होते हैं जिनको फुमडीज कहा जाता है। जो फुमडीज होती हैं ये मिट्टी और वेजिटेशन से मिलके बनती हैं और इस लेक के ऊपर तैरते रहते हैं। ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड का पार्ट है, लोकटक लेक एंड केओलादेव। इससे पहले चिलिका लेक जो थी वो भी एक बार शामिल हो चुकी है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में, मगर विद ऑल थैंक्स टू द नेशनल इंटरनेशनल कोऑपरेशन इसको रिस्टोर कर लिया गया और अब ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में नहीं है। स्क्रीन पे आपको स्टेट वाइज रामसर साइट की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। इसको अगर हो सके तो आप अपने हाथों से नोट कीजिएगा ताकि एटलीस्ट एक बार तो इससे आप गो थ्रू हो जाएं। कुछ इंपॉर्टेंट जो रामसर साइट्स उसकी बात कर लेते हैं। चिलिका लेक, केओलादेव नेशनल पार्क पहले थे जिनको शामिल किया गया था। दिस वाज द फर्स्ट रामसर साइट जिसको इंडिया ने प्रपोज किया और इसे शामिल किया गया था रामसर साइट्स के अंदर। सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट इंडिया की, आप खुद ही गैस कर लेंगे, ये सुंदरबन वेटलैंड्स हैं जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ते हैं। थर्ड, एक ऐसा रामसर साइट जहां फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं। अगेन यू कैन गेस द आंसर, लोकटक लेक इज द आंसर, लोकटक लेक इन द मणिपुर। फोर्थ, रामसर साइट विच इज अ मीटियोराइट लेक, मीटियोराइट के टकराने से बनी थी वो लेक, महाराष्ट्र में है, लोनार लेक। फिफ्थ है, हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स कौन से स्टेट में है? तो आंसर है तमिलनाडु। 20 रामसर साइट्स शामिल है वहां पे। आई होप दोस्तों कि आपको रामसर के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली होगी, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको किसी तरीके का कोई डाउट है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में उसको डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि एज सुन एज पॉसिबल उस पर रिस्पॉन्ड करें। एक छोटी सी जानकारी और दोस्तों, हम लोगों ने अपना मेंबरशिप प्रोग्राम चालू किया है। 2 मेंबरशिप ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, एक है ब्रशअप और दूसरी है मास्टर। अगर आप सिर्फ इंडियन पॉलिटी कवर करना चाहते हैं, फाउंडेशन उसकी कवर करना चाहते हैं, तो आई विल सजेस्ट यू गो फॉर द ब्रशअप। आप एक बार इस प्रोग्राम को लेके देखिए, मात्र 239 रुपीज का है। इससे ज्यादा आप कहीं और बेफिजूल में इस पैसे को कई बार खर्च कर देते हैं। जस्ट गिव इट अ ट्राई, एक बार कोशिश कीजिए कि किस तरीके से इसमें हम लोगों ने पढ़ाने की कोशिश की है। सर ने पूरा कंप्लीट कोर्स कवर कराया है पॉलिटी फाउंडेशन का। अनदर इंपॉर्टेंट मेंबरशिप प्रोग्राम इज 1600 का है, वो पर मंथ का। उसके अंदर हम आपको पॉलिटी प्लस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल प्रोग्राम भी दे रहे हैं। और इसी मेंबरशिप के अंदर, इस मास्टर प्रोग्राम के अंदर एंड ऑल्सो इन द ब्रशअप प्रोग्राम, जो करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, बी इट रिलेटेड टू द एनवायरमेंट, बी इट रिलेटेड टू द पॉलिटी स्पेशली, या गवर्नेंस से रिलेटेड है, ये सारे वीडियोस आपको इसमें मिलते हैं। तो मेरे कहने से जस्ट गिव इट अ ट्राई। These much amount, 239 rupees or 1600 rupees per month, is not a very big amount. At least you can understand that what kind of preparation you will need in order to crack this particular exam. Thank you very much. My name is Aman Kumar.